Hello friends, so today up tak we've been doing directors chapter 1. So we are done with the initial sections. So we are done from 149 up till 160 in the previous video. Okay, now we're talking about 161 onwards so that ये वाला chapter फिर खत्म होगा and then we'll move on to the other chapter. एक बार के लिए if you try revising 149 से लेके 160 तक के section ज़रूर एक बार recollect कर लेना and then we'll move ahead with 161. Okay, so now 161 is appointment of directors by board of directors. This we had discussed in the previous lecture also that directors are appointed by board of directors in 4 cases. ये सारे temporary होते हैं. ठीक है, अब ये 4 टाइप के directors हैं which is called additional, alternate, nominee and casual vacancy. Additional, alternate, nominee and casual vacancy. This is section 161. इसके चारों subsections हैं. Now the question is it important to remember subsections, ma'am? सी सबसेक्शंस वैसे ज़रूरी नहीं है बट अगर एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे सबसेक्शंस हैं एंड दो सबसेक्शंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर देन यू शुड रिमेंबर. क्योंकि देखो जब अपने को एग्जाम में सबसेक्शन याद नहीं आता तो हम सेक्शन लिख के आते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज वो जो सेक्शन आप लिख के आ रहे हो इट शुड नॉट बी लाइक उस सेक्शन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है तो विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट, वैसा ना हो जाए इसलिए सबसेक्शंस याद रखो. अब यहाँ पे कैसा एडिशनल डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट है, नॉमिनी है, कैजुअल वैकेंसी है, 4 अलग अलग टाइप के डायरेक्टर है तो चारों के सबसेक्शन याद रखना ईजी होता है क्योंकि चारों की मीनिंग अलग होगी, टर्म अलग होगा, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. तो एक ही सेक्शन लिख देना इज नॉट गुड. ओके, सो मूविंग अहेड, हाउ डू वी रिमेंबर दिस? वी रिमेंबर दिस एज AANC. सो दैट सबसेक्शन सही से याद रहे हैं. AANC एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी. AANC is additional, alternate, nominee and casual vacancy. Now please understand there are some people who come up to me saying मैम चलो NC तो याद आ जाएगा 3 और 4 है, 1 और 2 कैसे याद होगा, दोनों A हैं. अगर उस लेवल का स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई गिव यू दैट ऑल्सो. अल्फाबेटिकली भी एडिशनल AL कम्स बिफोर AD कम्स बिफोर AL. अल्फाबेटिकली भी जाओगे तो एडिशनल पहले आता है. तो अगर उस लेवल का भी स्पून फीडिंग चाहिए तो AANC से आपको याद हो जाएगा कौन सा सबसेक्शन किसका है. सो फॉर नाउ मूविंग अहेड विद द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बोर्ड, दिस इज द चार्ट ऑफ इट. ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड डायरेक्टर्स बाय बोर्ड, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी एंड कैजुअल वैकेंसी 4 है. ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो सो आई एम अगेन सेइंग एडिशनल डायरेक्टर इज सम अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड बिकॉज ऑफ सम स्पेशल स्किल और नॉलेज दैट ही हैज़. ठीक है, अब वो डायरेक्टर के पास कोई स्पेशल स्किल और नॉलेज थी जिसकी ज़रूरत कंपनी को थी टेम्पररीली तो हमने उसको उठा के बिठा लिया. ठीक है, ऑल्टरनेट इज समबडी हु ओरिजिनल डायरेक्टर था कंपनी में जो इंडिया के बाहर गया हुआ है फॉर 3 months और मोर, तो उसकी जगह जिसको अपॉइंट करते हैं उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट. ठीक है, इफ अंडरस्टैंड ऑल्टरनेट ऑब्वियसली वो नहीं तो तू ही सही वाला फंड है. ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटेड एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट इज PFI वाला नॉमिनी जो हर लोन के साथ नॉमिनी डायरेक्टर नहीं आता, ओनली इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस आर सच तो ही आएगा. एंड लास्टली कैजुअल वैकेंसी जब टर्म खत्म होने से पहले या तो डायरेक्टर ही नहीं रहा या वो रहा पर वो डायरेक्टर नहीं रहा, या तो डायरेक्टर ही नहीं रहा या वो रहा पर वो डायरेक्टर नहीं रहा. सो इफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस इज या तो टर्म खत्म होने से पहले डायरेक्टर गए या फिर रेजिग्नेशन, रिमूवल, रिटायरमेंट, कुछ भी हुआ हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ हो गया. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड कैजुअल वैकेंसी. कैजुअल वैकेंसी हमने डिस्कस किया था जब हम विमेन डायरेक्टर और ID पढ़ रहे थे. सो फॉर नाउ इन केस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर टर्म इज टिल नेक्स्ट AGM क्योंकि टेम्परेरी होते हैं. और ऑल्टरनेट अगर तुम सोचो किसी की जगह पे बैठा है तो जब तक ओरिजिनल वापस नहीं आएगा ऑल्टरनेट नहीं जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिनल के आने से पहले ओरिजिनल का ही टर्म खत्म हो गया देन ऑल्टरनेट्स टर्म हैज़ टू एंड. सो ऑल्टरनेट्स टर्म इज टिल ओरिजिनल कम्स बैक. But please understand guys, you appointed an alternate because original went outside India, not because he was on leave. Okay, so only when original goes outside India alternate comes. So only when original comes back to India alternate का term खत्म हो जाएगा. Or else before his end of his term, if his term only is over before he comes back, if his term is over then that too. So if you understand, term till original director returns or till end of his term, whichever is earlier. Make sense? Okay. टर्म एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट अगेन PFI के नॉमिनी का सब लोन के हिसाब से ही होता है. एट टाइम्स देयर इज अ रूल कि 100% रीपे करोगे तभी डायरेक्टर जाएगा, एट टाइम्स देयर इज अ रूल 90% रीपे करके भी चला जाएगा. नेक्स्ट कैजुअल वैकेंसी का टर्म इज बैलेंस टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर क्योंकि तुम उसकी कमी को पूरी करने आए हो तो तब तक पूरी करो जब तक वो होता तो कमी होती ही नहीं. सो लॉ सेज दैट द टर्म ऑफ कैजुअल वैकेंसी इज टिल द ओरिजिनल डायरेक्टर वुड हैव कंटिन्यूड हैड ही नॉट वेकेटेड. सो दैट्स बैलेंस टर्म. AOA must authorize in case of additional, alternate also AOA must authorize, nominee also AOA must authorize, but casual vacancy में act authorizes. ठीक है, इसमें ना पहले प्राइवेट को ये नॉट एप्लीकेबल था, अब ये ऑल कंपनीज के लिए है.
ठीक है. सो एक्ट ऑथराइजेस, AOA नीड नॉट ऑथराइज, इट्स ओके. ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर 161 द नेक्स्ट सेक्शन इज 162, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली. ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम रिटायरमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट कर रहे थे. उसका लास्ट एक्सेप्शन 162 था. 162 सिर्फ इतना बोलता है एवरी डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड बाय सेपरेट रेजोल्यूशन. क्यों? बिकॉज मेंबर्स विल नॉट गेट प्रॉपर्ली वोटिंग ना. मतलब तुम सोचो ना, तुमसे पूछे ए डायरेक्टर चाहिए या नहीं, सो यू कैन से येस, यू कैन से नो. देन आई आस्क यू बी डायरेक्टर चाहिए या नहीं, येस नो. सी चाहिए या नहीं. इंडिविजुअली पूछेंगे तो आप इंडिविजुअली हाँ ना बोल सकते हो. बट इफ आई टेल यू ABC का कॉम्बो है, बोलो हाँ कि ना. सो देन यू आर लाइक A चाहिए बट BC नहीं चाहिए, या B चाहिए बट C और A नहीं चाहिए. आप तो अटक जाओगे ना. ठीक है. एंड देन इट्स लाइक मैं वोट करूँ भी या नहीं, एक को हाँ बोलूँ 2 अपॉइंट हो रहे हैं, 2 को ना बोलूँ 1 भी जा रहा है. सो ये कोई तरीका नहीं हुआ. आई नो जर्नल में भी हम कंबाइन एंट्री मारते हैं, बट इंपॉर्टेंट आइटम्स की वहाँ भी नहीं मारते. तो सिमिलरली यहाँ भी कंबाइन एंट्री नहीं मार सकते आप. इज दिस ओके? सो फॉर नाउ यहाँ पे उन्होंने बोला इंडिविजुअली वोट करो क्योंकि शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम होगी. सो नॉर्मल रूल इज एवरी डायरेक्टर टू अपॉइंटेड बाय एन इंडिविजुअल रेजोल्यूशन. लेकिन अगर शेयर होल्डर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंबर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमने मेंबर्स को पूछा कि मेंबर्स सुनो ना, हम कॉम्बो रेजोल्यूशन पास करेंगे तो चलेगा क्या? एंड मेंबर्स ने बोला हाँ चलेगा. यहाँ तो क्वेश्चन मेंबर्स कब हाँ बोलेंगे? जब उस कॉम्बो में जो 3 लोग 2 लोग जो भी हैं, तीनों के लिए मेंबर का वोट सेम है. इफ यू लाइक मतलब सी 3 है, मुझे तीनों को हाँ ही बोलना है. तो अगर तुम मुझसे इंडिविजुअली पूछोगे I'll say yes thrice. If you ask me collectively I'll say yes once. So to me it's same. Or else somebody else जिसका वोट तीनों के लिए no है. So you ask me individually or you ask me collectively, I'm going to say the same thing. So only a person whose vote for all of them is same will say yes for this. ठीक है. So they said एक काम करो, पूछ लो. If nobody has a problem, we also don't have a problem. So there is an exception to this which says, let's say this is your timeline of a GM. दिस इज द अपॉइंटमेंट रेजोल्यूशन. यहाँ पे ना आप अपॉइंटमेंट करने वाले हो. सो दे हैव सेड कि इस रेजोल्यूशन से ना पहले, इस रेजोल्यूशन से पहले, बिफोर दिस पास वन मोर रेजोल्यूशन. दिस इज अपॉइंटमेंट गाइस, दिस इज अप्रूवल. आस्क पीपल कि हम ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या? और अगर सबको चलेगा तो हमको चलेगा. सबको चलेगा मतलब दिस शुड गेट 100% वोट्स. एंड दैट वन शुड ORS एज द केस में भी. SR क्यों बोला? 15 से ज़्यादा हुआ तो ठीक है. एंड सेकेंड, इफ़ यू सी दिस इज ओनली एट GM, तो BM पे तो ये रूल्स लगते ही नहीं. अगेन एक्सेप्शन की बात करें तो आपको 160 के एक्सेप्शन याद हो तो 4 थे, उसमें से 3 यहाँ है. 100% गवर्नमेंट, 100% सब्सिडरी एंड प्राइवेट कंपनी. इज दिस ओके? ठीक है. नेक्स्ट 162 के बाद नेक्स्ट सेक्शन इज 163. 163 इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. इसका एक और सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, सो यू कैन जस्ट गो एंड फाइंड इट आउट एंड जस्ट स्टडी दैट. क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समथिंग जो ऐसा हो जाता है कभी कभी, व्हाई हैड आई अपलोडेड इट वाज कि ये एक ऐसा सेक्शन है कि थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई आ ही जाता है कि मैम हम तो भूल गए, मैम याद नहीं आ रहा क्या था, ये था वो था. यू आस्क योर फ्रेंड्स, दे विल टेल यू समथिंग न्यू. क्योंकि जो आपने सुना है वो आप दोबारा नहीं सुन रहे हो, तो एक नए लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, यू विल नॉट रिकलेक्ट. सो इसलिए आई पुट माई ओन वीडियो ऑन यूट्यूब फ्री. आप आराम से उसको देख लो, जब याद आए तब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो. ठीक है. सो फॉर नाउ ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली है क्या? सी, अगर कंपनी में लेट्स से टोटल एग्जाम्पल 10 मेंबर हैं, 10 में से 8 और 2 ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए. इन 2 के पास ना 80% कैपिटल है और इन 8 के पास 20% कैपिटल है. ठीक है. सो इफ यू सी इन नंबर्स ये लोग बड़े हैं 8 वाले, बट इन वैल्यू ये लोग बड़े हैं. नॉर्मली कंपनीज एक्ट के सारे डिसीजन होते हैं OR से मेजॉरिटी, और वो हमेशा होता है इन नंबर्स अनलेस वैल्यू इज कॉल्ड फॉर. ठीक है. वो हमेशा होता है इन नंबर्स. नाउ द प्रॉब्लम इज इन नंबर्स ही जनरली सारे डिसीजन इन नंबर की मेजॉरिटी लेती है, मतलब ये लोग लेते हैं. तो ये जिनका पैसा लगा है उनकी कोई सुनता नहीं, और जिनकी सुनते हैं उनका कुछ लगा नहीं. ऐसे कंपनी कब तक चलेगी? सो इफ यू अंडरस्टैंड दीज पीपल विड्रॉ देयर कैपिटल, द कंपनी विल सिंक. सो वी सेड अच्छा इनका ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इनकी सुन लो, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. वी लाइक तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा इफ AOA रिक्वायर्स, AOA में डाल दो क्लॉज कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. मैंने कहा वो क्या होता है? बोले AOA में अगर क्लॉज होगा ना तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिविजुअली नहीं होगा, पूरा बोर्ड एक साथ कॉन्स्टिट्यूट होगा, पूरा बोर्ड एक बार में 3 साल के लिए. आफ्टर 3 years द बोर्ड विल बी रिकॉन्स्टिट्यूट. आई वाज लाइक ओके. एंड दे सेड एंड व्हाइल कॉन्स्टिट्यूटिंग द बोर्ड 2/3 पहले सबसे पहले you will decide the total size of the board because you're constituting the whole board together. You decide the total size and 2/3 of it will be appointed by proportionate representation. I was like, what is this? This is 1 share, 1 vote. So होगा क्या? For example, you have decided to have a board of let's say 12 members.
So 2/3 comes to 8. So 8 of them and 4 of them. 8 will be appointed by these 20% majority. 1 share, 1 vote. Whereas balance 4 will be appointed by 1 person, 1 vote. तो होगा क्या? In proportion to shares held by you, you have your representatives on board. इसीलिए इसको proportionate representation बोलते हैं. Make sense? समझा? अब एक रूल है, ये वाले जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये वाले, they can not be removed अंडर सेक्शन 169 रिमूवल है, जिसमें शेयर होल्डर्स ओआर पास करके रिमूव कर सकते हैं. प्लीज़ याद रखना, देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन. बहुत लोगों ने ऐसे पढ़ा है, बहुत लोगों को ऐसे पढ़ाया गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इफ द बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड, नोबडी ऑन द बोर्ड कैन बी रिमूव्ड. नो, देयर इज नो सच रूल. द रूल इज ओनली दोज हु आर अपॉइंटेड बाय पीआर कैन नॉट बी रिमूव्ड, विच इज 2/3 ओनली. These people can be removed. And if you understand logically, you will understand this, because if you see, इनको अपॉइंट किया था ये वाली पब्लिक ने, 80% वालों ने, ठीक है. इनको अपॉइंट किया था ये 80% वालों ने, जिनकी नॉर्मली कोई नहीं सुनता. जब आप 169 में रिमूवल की बात करोगे ना, तो वो इसी सिस्टम से होता है, वो आर इन नंबर्स से, विच मीन्स दीज पीपल आर द मेजॉरिटी. सो होगा क्या, दीज पीपल विल अपॉइंट एंड दे विल रिमूव, दे विल अपॉइंट, दे विल रिमूव, दे विल अपॉइंट, दे विल रिमूव. तो हम मस्ती थोड़ी कर रहे हैं. सो दिव सेड हाँ यार, ऑब्वियसली मान वो लोग मेजॉरिटी हुए थे, वापस तुम लोग मेजॉरिटी बनोगे, तुम उनके लोगों को निकाल दोगे, इसलिए डिसाइड कि दे कैन नॉट बी रिमूव्ड. इज दिस ओके? पूरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एट वंस बता दिया मैंने आपको, अब बस पढ़ लेते हैं. सो दिस एन ओवरराइडिंग सेक्शन. अगर आप ये कर रहे हो तो आपको 152, 6, 7 रोटेशन रिटायरमेंट कुछ नहीं लगता, क्योंकि 3 साल के लिए एट वंस यू कॉन्स्टिट्यूटिंग द बोर्ड. ओनली if AOA provides, you're supposed to do this, otherwise you're not supposed to do this. Minimum 2/3 of the directors will be appointed by proportional representation, which means 1 share, 1 vote, whether by single transferable vote or cumulative voting. If you understand, these are systems of appointment. Single transferable vote में सबका individually voting होता है, ठीक है. And you have a quota system, because see, if I had to appoint one director, तो मैं सबकी voting कराती, and the one who scored maximum would be appointed. But then एक ही तो होगा, मुझे तो बोर्ड चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने कोटा सिस्टम रख दिया. वो एक तो होगा ही, प्लस एवरीबडी हु हैज़ अचीव्ड द कोटा विल गेट अपॉइंटेड, सो दैट हमारा बोर्ड बन पाए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमने कोटा रख दिया 9 वोट्स का. अ पर्सन रिसीव 15 विल गेट अपॉइंटेड, 12 विल गेट अपॉइंटेड, 9 विल गेट अपॉइंटेड, 8 विल नॉट गेट अपॉइंटेड. ठीक है, इसलिए वी हैव अ फंडा कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग. ट्रांसफरेबल मतलब जिसको कोटा जितना मिल गया, उसके बाद जो एक्सेस वोट्स हैं विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हाईएस्ट. तो ऐसे करते करते ना, देयर विल बी समबडी जिसको 8 आया था, उसको जब पिछले वाले का ट्रांसफर मिलेगा तो ही गेट अपॉइंटेड. सो दैट अ बोर्ड इज फॉर्म्ड. इज दिस ओके? क्यूमुलेटिव वोटिंग, हम क्यूमुलेटिव एक ही बार वोटिंग कराते हैं. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटू नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल शेयर होल्डर. इफ आई एम अ शेयर होल्डर, द क्वेश्चन इज मेरे को कितने वोट्स मिलेंगे अगर एक ही रेजोल्यूशन होगा. सो दिस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटू नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मी विल बी द टोटल वोट्स दैट आई विल कास्ट. ओके, नेक्स्ट, दिस इज वंस इन एवरी 3 years, and casual vacancies of such director will not be filled by proportional representation. That will be filled by casual vacancy के provisions only. Is this okay? Again, exemption वो जो 4 थे 160 में, वो 162 में 3 हुए, 163 में 2 ही रह गए. 100 and 100. Make sense? Next, 163 के बाद 164, disqualification for appointment of a director. बड़ा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है, बहुत दिमाग भी लग गया, इसलिए ध्यान से सुनना. ओके, सो टॉकिंग अबाउट 164 के ना 3 सबसेक्शंस है. देयर सबसेक्शन 1 विच इज फॉर इंडिविजुअल, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल. सबसेक्शन 2 इज फॉर कंपनी एंड 3rd इज एडिशनल ग्राउंड्स फॉर प्राइवेट कंपनी. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू. ये कुछ नहीं है, ये जो ग्राउंड्स है ना, इसके और इसके, इज एप्लीकेबल टू पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट. अब अगर प्राइवेट कंपनी वॉन्ट सम मोर ग्राउंड्स कि मेरे को इसको भी डिस्क्वालीफाई करना, मेरे को उसको भी, प्राइवेट कंपनी है, कोई बात नहीं, अपने AOA में यू कैन ऐड एडिशनल ग्राउंड्स, obviously by passing is sir, but public cannot add. And please understand, they can just add, they cannot remove. Is this okay? ये होगा ये वाला. अब आते हैं यहाँ पे. I have a doubt. See, individual का I understand that a person to become a director need to be an individual. तो individual का disqualification. कंपनी तो वैसे ही डायरेक्टर नहीं बनती. So I'll just tell you, यहाँ पे ना, यहाँ पे इंडिविजुअल की गलती से इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई होगा, यहाँ पे कंपनी की गलती से इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई होगा. गलती कंपनी करेगी और उसके सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. डिस्क्वालीफाई एट द एंड इंडिविजुअल ही होगा. दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट गलती किसकी, एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट गलती किसकी. गोइंग अहेड, स्टार्टिंग विद 161(1). प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, 161(1) को ना हम याद रखते हैं एज UCIC डॉक्टर +1. इट्स UC
आई सी डॉक्टर, ये तो था ही, अब अमेंडमेंट होके एक और आ गया और इस एक के आने से मस्त लाइफ चेंज हो गया. ओके थोड़ा सा ट्रिकी हो गया बट मस्त है, मज़ा आएगा. सो UCIC डॉक्टर +1 एंड दिस इज C2I2 एंड आई होप यू रिमेंबर अपने यहाँ जब 2 होता है तो अल्फ़ाबेट नहीं वर्ड कॉमन होता है. ओके सो टॉकिंग अबाउट दिस UCIC डॉक्टर +1, ऑल दीज ग्राउंड्स वील जस्ट गो थ्रू इट. सबसे पहले U इज अनसाउंड माइंड. U is unsound mind. ठीक है, so the person if he is unsound mind he cannot become a director. C, both the C stand for court. C1 is convicted by court for an offence involving moral turpitude और otherwise. पहले से moral turpitude था तो अगर offence में moral turpitude नहीं है तो you can't be disqualified, but उन्होंने कहा अब otherwise तो everybody is included. Third, he's been imprisoned for a period of 6 months or more and 5 years have not elapsed. ठीक है, so if you understand 3 condition है, offence involving moral turpitude or otherwise which is as good as anything now, imprisonment for 6 months or more and 5 years have not elapsed from the end of sentence. क्योंकि इनका मानना है जेल से बाहर आके अगर 5 साल हो गए तो सुधर गए. ठीक है, लेकिन जो इंसान 7 साल के लिए जेल गया, मतलब टोटल क्यूमुलेटिव नहीं, ऐसा एक ऑफेंस किया जिसमें 7 years imprisonment हुआ और मोर, ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर एवर. ओके, सो इफ यू सी दिस, imprisonment less than 6 months, 6 months to less than 7 years and 7 years and above. Disqualification, here there is none, here there is 5 years and here there is forever. Okay, now ये हुआ C1. C2 is court, disqualified by court's order. Okay, UC हो गया. I is undischarged insolvent. Discharged insolvent की बात नहीं हो रही, undischarged insolvent. This is very important for you to know what is undischarged insolvent, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ. So just understand this. See, insolvency का procedure normally humans के लिए कैसा, I'm not talking about IBC, no, I'm talking about individuals का insolvency का procedure कैसा था आज तक. सी, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी के लिए यू हैव टू अप्लाई टू कोर्ट. ये इसलिए भी याद रखना क्योंकि 3rd चैप्टर में फिर से काम आएगा. यू हैव टू अप्लाई टू कोर्ट. कौन कौन अप्लाई कर सकता है? या तो बंदा खुद ही अप्लाई कर ले कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो. आई टेल पीपल पैसा नहीं है बट कोई मानता नहीं है, तो अगर कोर्ट बोलेगा तो एटलीस्ट पब्लिक मान लेगी. ठीक है, या फिर योर क्रेडिटर्स कैन अप्लाई. ओके, या तो यू कैन सेल्फ अप्लाई और योर क्रेडिटर्स कैन अप्लाई. ना इफ यू आर सेल्फ अप्लाइंग और क्रेडिटर्स अप्लाइंग, वट एवर इज द केस, कोर्ट में टाइम तो लगेगा ना फाइनल हियरिंग होने के लिए. ओके, एंड वो जो फाइनल हियरिंग होगी उसमें आपका लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो जाएगा. उसके बाद ना देयर विल बी अ टाइम व्हेन ऑल योर एसेट्स विल बी सोल्ड ऑफ एंड योर लाइबिलिटीज विल बी पेड. जब आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का पूरा हिसाब किताब हो जाएगा, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट कि बधाई हो आप कंगाल हुए, सर्टिफिकेट ऑफ इंसॉल्वेंस. जिसके बाद ऑब्वियसली यू हैव द सर्टिफिकेट, तो यू आर इंसॉल्वेंट. इस इंसान को बोलते हैं डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट 5 साल के लिए, एंड दिस पर्सन इज कॉल्ड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. डू यू गेट इट? जिसके खुद के एसेट्स लाइबिलिटीज जा रहे हैं, दैट पर्सन तो ऑब्वियसली ना, मेरे वहाँ एसेट्स लुट रहे हैं और तुम यहाँ अपने मेरे को देखे जा रहे हो, संभाल के रखना. दिस इज नॉट द राइट पर्सन टू गिव. इट्स नॉट अबाउट ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, इट इज़ अबाउट नेसेसिटी. ओके, सो दिस इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये होता है एक्चुअल. तो इन्होंने क्या किया ना, दे सेड कि ये वाला जो बंदा है, ही विल बी कॉल्ड I1, undischarged insolvent. He cannot become a director. I was like, okay, I get it. Now just understand this thing, guys. When creditors apply कि इसको insolvent declare कर दो, will the court give me opportunity of being heard? They will, right? देना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है. Natural justice. And there is a possibility मैं बोल दूँ कि नहीं मेरे पास पैसा है, उनके साथ dispute है. There is, right? When I self apply, मुझे बस ये बता, मुझे कौन रोक लेगा? फिर तो कोई है ही नहीं ना बोलने वाला इंसॉल्वेंट नहीं है. सिर्फ हाँ, कोर्ट मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है, बट लेकिन जब तक एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई, मतलब एप्लीकेशन पेंडिंग है, तब तक इफ यू अंडरस्टैंड, आज नहीं तो कल आई विल रीच हियर ना, और यहाँ जाके तुम मुझे डिस्क्वालीफाई करोगे. सो व्हाई आर यू अलाउइंग मी इन दिस ड्यूरेशन ऑल्सो? सो दे सेड ओके, सो दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज I2, अ पर्सन हू सेल्फ अप्लाइड टू बिकम इंसॉल्वेंट. याद रखना ये पूरा चार्ट, बिकॉज दिस टाइमलाइन विल बी यूज्ड इन सेक्शन 196 अगेन. Okay, can we go ahead? ठीक है, so I2 is he is applied to be adjudged as insolvent. Next, U was unsound, C1 court, C2 court, I insolvent, both the eyes. C, calls in arrears, has not paid any calls for more than 6 months. Okay, please understand ये more than 6 months होता है, whereas वो 6 months और above होता है imprisonment. ठीक है,
डी इज ही डज नॉट हैव डिन, एंड आर रिलेटेड पार्टी ऑफेंस किया है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि इफ इज डन एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू 188 तो 5 years के लिए ही विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अ डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ हमने ये पढ़ लिया। अब बहुत टाइम, दिस इज 164, 188 बहुत दूर है। ठीक है, अब बाय द टाइम यू विल रीच 188 यू विल रीच, तब तक क्या होगा, फीफो, दिमाग में ना एक सिस्टम होता है कॉल्ड एज फीफो पे ना हम इसको भूल जाएंगे। अब जब आप 184 पहुंचोगे ना, तो 184 में यू विल कम अक्रॉस समथिंग लाइक, इफ 188 पहुंचोगे तो 188 में आएगा 188 इज कॉन्ट्रवीन, तो क्या होगा, उसमें ऑलरेडी 2 चीज़ें आती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा एंड देन पेनाल्टी क्या होगी। ठीक है, सो ऑलरेडी टू मच टू रिमेंबर। कॉन्ट्रैक्ट में भी डिपेंड करता है कि बोर्ड का अप्रूवल नहीं लिया था या शेयर होल्डर्स का नहीं लिया था, फिर वो 3 months में रेटिफाई होता है, अदरवाइज वो वॉइडेबल होता है। ठीक है, वेराज पेनाल्टी डिपेंड करता है कि लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड। पहले तो कंपनी पे कितना, ओआईडी पे कितना, कंपनी पे निल होता है एंड ओआईडी पे लिस्टेड और अनलिस्टेड के हिसाब से होता है। लिस्टेड के केस में ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे देयर बी इम्प्रिजनमेंट और फाइन, एंड यहाँ पे देयर बी अनलिस्टेड के केस में देयर बी ओनली इम्प्रिजनमेंट। इफ यू अंडरस्टैंड, ऑलरेडी 188 हैज़ अ लॉट विद इन इटसेल्फ टू रिमेंबर। इस केस में मेरे को कुछ और भी याद रखो इज डिफिकल्ट, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर वो आपसे पूछे कि 188 का ऐसे कॉन्ट्रवेंशन हो गया, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, ऑब्वियसली यू विल एंड अप राइटिंग दिस, फिर यू विल राइट दिस, पूरा ये लिखोगे आप। ठीक है, बट माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज यू कैन नॉट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर रूल। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, जब तुम ये ओआईडी लिखते हो ना, उसमें ये लिख दोगे कि लिस्टेड अनलिस्टेड प्लस, यू विल राइट प्लस ही विल बी डिस्क्वालीफाइड अंडर 164 फॉर 5 years। दैट्स नॉट इट, रुक जाओ। ठीक है, अब आगे ना एक सेक्शन आएगा 167 विच इज वेकेशन ऑफ ऑफिस। ठीक है, कि कौन से ग्राउंड्स में यू हैव टू वेकेट योर ऑफिस। इन दैट द फर्स्ट ग्राउंड इज व्हेन यू आर डिस्क्वालीफाइड अंडर 164। सो एज सून एज यू आर डिस्क्वालीफाइड यू आर सपोज्ड टू वेकेट ऑफिस। If you understand this particular case, you've already written 164 is attractive, so you'll also have to write, that means you'll have to vacate under 167 because they're asking you consequences, right? तो consequence तो पूरा लिखो। So now what happens is, जब 188 के कॉन्ट्रवेंशन का क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है ना गाइस, आप ये पूरा लिख के आते हो सोच के कि अभी 5 में से 4 तो देंगे। ऑनेस्टली इसका वैल्यू सिर्फ 3 मार्क था, 1 मार्क 164 का था, 1 मार्क 167 का था। So now what has happened is, आपको लग रहा है 5 में से 4 मिलेगा, पेपर चेकर बोल रहा है 3 में से 4 कैसे दूँ। सो नाउ दैट्स व्हाट आई टॉक अबाउट रिलेटिंग सेक्शंस। दैट इज द ओनली बेस्ट थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम एएससी। इज दिस ओके? सो कैन वी गो अहेड? तो आपकी समरी बुक में अगर आप देखो बहुत जगह एएससी रेफरेंस दिया है, उसमें ये सब लिखा है। ओके, कैन वी गो अहेड? समझा कि सदमा? समझा, राइट? ओके, सो coming back. So now, offenses dealing with related party transactions. So I am relative of, UCIC डॉक्टर +1 में U हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया, C हो गया, D हो गया, R हो गया। बच्चा क्या जो अमेंडमेंट आया है +1। ठीक है, एंड दैट इज ही इज नॉट कंप्लाइड विद प्रोविजंस ऑफ 165। नेक्स्ट सेक्शन है, अभी ही सुन लो, फिर आई विल कम बैक ओवर हियर ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ। ठीक है, 165 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। ये है 165। ये अभी आया अमेंड होके, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये भी अमेंड हो गया और इसका इफेक्ट 165 पे आने के से 165 भी अमेंड हो गया। ठीक है, सो फॉर नाउ कमिंग बैक, 165 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। मेरे को एक बात बताओ, एक इंसान एक टाइम पे कितनी संभाल सकता है? कंपनीज एक इंसान एक टाइम पे कितनी संभाल सकता है? देखो, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, बट लॉ मानता है 20 तो तू बड़े प्यार से आराम से संभाल लेगा, 20 तो बड़े आराम से समझ लेंगे। सो वी लाइक कैसे बोले, देख एक काम करना, उसमें से जो ज़्यादा नखरे वाली हैं, जो ज़्यादा टाइम मांगती हैं, ज़्यादा अटेंशन मांगती हैं, वो सिर्फ 10 रखना। ठीक है, और बैलेंस तू जो कम टाइम मांगते हैं उनको रख लेना, तो क्या होगा 20 तेरे से संभल जाएंगी। सारी नखरे वाली रख ली तो संभलेंगी नहीं। ओके, वी आर गेटिंग बैक टू लॉ। सुनो, सो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप इज 20 कंपनीज, जिसमें ज़्यादा टाइम मांगती है, ज़्यादा अटेंशन मांगती हैं इज पब्लिक कंपनीज। ठीक है, सो देव सेड मैक्सिमम 10 पब्लिक रखना एंड बैलेंस यू कैन कीप एज प्राइवेट। ओके, एंड इसमें
एनपीओ एंड डॉर्मेंट नहीं गिना जाता. आई एम टेलिंग यू द होल सेक्शन राइट अवे. So NPO and dormant is not counted in 20. That you can have as many. So a person can have 100 directorships also. And if you contravene this particular provision, पहले रूल था, पहले मतलब अभी अमेंडमेंट आने से पहले रूल वॉज 5,000. ध्यान से सुनना, 5,000 to 25,000 पर डे. ये इसकी पेनाल्टी थी. कितनी बड़ी पेनाल्टी थी इसमें, 5 to 25,000 पर डे, बिकॉज वी डिडंट वांट यू टू कॉन्ट्रीवीन दिस. दिन का 5,000 मतलब तुम्हारी स्टाइपेंड शायद महीने की होती है इतनी. अब लगा ज़्यादा है. हाँ, थैंक यू. सो 5 to 25,000 पर डे, ये है पेनाल्टी. ना प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर आप समझ के देखो ना इस बात को, तो हमने ये इसलिए बनाया था रूल इतना स्ट्रिक्ट कि कोई इसको कॉन्ट्रीब्यूट ना करे. बट यू नो इंडिया, फॉर सम पीपल दिस इज अ कंट्री ऑफ नेट प्रॉफिट्स. हम क्या करते बताए, अगर मेरे को कोई कंपनी मिल रही है, मेरी 20 हो चुकी हैं, मेरे को एक और कंपनी मिल रही है जो मुझे हर दिन का 40,000 रुपये मैं उससे कमा सकते हो. आई डोंट माइंड टेकिंग इट. क्यों 25 इसको देंगे, नेट कुछ तो हाथ में आ रहा है. दैट इज हाउ वी बिकम. वी प्लान की आफ्टर पेमेंट ऑफ पेनाल्टी एम आई गेटिंग समथिंग इन हैंड. इफ आई एम, सो लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोविजन. Nobody was scared only. People were having more than 20, more than 20, more than 20. And if you understand, you can't do anything. They're ready to pay the penalty, na? We were like, अच्छा. Now we don't want people to have more than 20. तो इसको कैसे रोकें? तो ने बोला रुक जा. इतनी बड़ी बड़ी पेनाल्टी लगाने से कुछ नहीं हो रहा. ये पहले जो 5 to 25,000 पर डे था, ये काम नहीं कर रहा. ठीक है, तो हमने कहा क्या करें. सीधे से रुक. उन्होंने जाके अमेंड किया सेक्शन 164 और उसमें बोला इफ़ यू कॉन्ट्रीवीन 164 अट्रैक्ट हो जाएगा. वी लाइक क्या फ़र्क पड़ गया इससे. ये फ़र्क पड़ गया, एज सुन एज यू कॉन्ट्रीवीन यू हैव मोर देन 20, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर ओनली. एंड इफ यू डिस्क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर, यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द कंपनीज. मतलब आपने जो 20 के बाद 21st ली ना, इसकी वजह से आप बाकी 20 से भी डिस्क्वालीफाई हो गए. यू डिस्क्वालीफाइड, राइट. एंड जैसे ही 164 होता है, जस्ट टोल्ड यू सम टाइम बैक, 167 आ जाता है, वेकेशन ऑफ ऑफिस. सब उस 21st के चक्कर में बाकी 20 भी छोड़नी पड़ी. ना आर यू रेडी फॉर इट? समझ में आ रहा है? अब जाके इफेक्ट होगा. अरे नहीं यार, एक के चक्कर में 20 जाएंगी, लूं क्या ये एक और डायरेक्टर. अब बात पैसे की नहीं है, अब बाकी 20 डायरेक्टरशिप छोड़ने की है. इफ यू अंडरस्टैंड, अब 165 प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होगा. दे सेड अब क्या चिंता है, जब ये इतनी भारी पेनल्टी क्यों रखी थी, बिकॉज वी वांटेड टू इम्प्लीमेंट इट. अब वो तो 164 संभाल रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा इसको हटा दो. ना द पेनल्टी इज फ्लैट 5,000 पर डे. इज दिस ओके? इट्स 5 to 25 नहीं है, 5,000 पर डे की पेनल्टी. आई होप यू अंडरस्टैंड पेनल्टी क्यों कम की, बिकॉज पेनल्टी ज़्यादा थी टू इम्प्लीमेंट इट. नाउ एज सून एज 165 विल बी कॉन्ट्रीब्यूट, 165 की पेनल्टी लगेगी, प्लस 164 में डिस्क्वालीफाई होगे, प्लस 167 में वेकेट करोगे. अगेन ये सी रेफरेंस करके लिखा है आपकी बुक में. लर्न टू रिलेट सेक्शंस गाइस, लर्न टू रिलेट सेक्शंस, बिकॉज यू हैव टू बी यूनिक टू राइट द पेपर. ओके ना, समझा क्या? सो दिस वॉज, ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विद इट. ठीक है, अब उन्होंने ना 164 सबसेक्शन 3 में बोला है दैट इन पॉइंट नंबर बी, सी एंड एच. बी कौन सा है? C1. C1 क्या था, रिकलेक्ट करो, कन्विक्टेड बाय कोर्ट मॉरल टर्पिट्यूड. C2 कोर्ट्स ऑर्डर, NR रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. इन दीज 3 ना, इवन इफ, ये भी अमेंडमेंट था. पहले कैसे होता था, अगर मैंने अपील फाइल कर दी, तुमने सुना होगा ये, विद इन 30 days, सो देन आई विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड. बट नाउ दे से वेदर यू फाइल एन अपील और नो, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. पहले ये ध्यान से समझ लो, ठीक है. यू फाइल एन अपील और नो, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. वेयर एज 167 वेकेशन में लिखा था इफ यू हैव फाइल्ड एन अपील और यू हैव नॉट फाइल्ड एन अपील, यू विल हैव टू वेकेट. अब वहाँ लिखा है नहीं, फर्स्ट 30 days यू विल नॉट वेकेट. मतलब जो यहाँ का रूल था 30 days टिल अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ, देन 7 days, वो चला गया 167. और जो 167 का रूल था कि कोई फर्क नहीं पड़ता यू अपील्ड और नो, केम बैक टू 164. ये स्वैप ने ना सब बदल दिया. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड इट केयरफुली. आगे बढ़ते हैं. हम जब 167 करेंगे तब भी आपको समझ ही जाएगा. बट स्टिल इफ आई हैड टू एक्सप्लेन यू 164 एंड 167 टुगेदर, ध्यान से सुन लेना. देखो 164 बोलता है दैट इफ यू हैव फाइल्ड एन अपील or you have not filed an appeal, it does not matter, you will be disqualified immediately in all the cases. अनसाउंड में तो पहले ही इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन था, बस इन 3 का क्वेश्चन था. ठीक है. whereas 167 बोलता है कि अगर तुमने अपील फाइल कर, जैसे ही वेकेशन का ग्राउंड अट्रैक्ट होगा ना, as soon as vacation is attracted, it will not take effect immediately in those cases जहाँ अपील हो सकती है. ठीक है. तुमने कहा वेकेशन इफेक्ट नहीं लेगा
फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर 30 डेज। 30 डेज में ना आप अपील फाइल कर लो। अगर अपील फाइल की है ना तो टिल अपील इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, तब तक, क्योंकि ऑब्वियसली अगले कोर्ट के ऑर्डर का हम वेट करें, आपसे वेकेशन नहीं करवाएंगे। उसके बाद वंस अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ, हम आपको फिर से 7 डेज देंगे टू फाइल अनदर अपील। वील नॉट गेट योर ऑफिस वेकेटेड। 7 डेज में इफ यू फाइल्ड एन अपील, देन अगेन टिल दैट अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। उसके बाद ऑब्वियसली वेदर यू अपीलिंग और नॉट, यू विल हैव टू वेकेट योर ऑफिस। इज दिस ओके? हमें एक बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये ना मेरा आया फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का। सॉरी दिस वोंट स्टे नाउ। फर्स्ट ऑर्डर आया डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है। अब जैसे ही ऑर्डर आया, डिस्क्वालीफाई हुई क्या मैं? ऑफ कोर्स आई गॉट डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन तो हो गया, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, उसके बाद ना 30 डेज तक इफ यू अंडरस्टैंड वेकेशन नहीं होगा। सो आई हैव अ क्वेश्चन। इसके पहले ना लेट्स से आई वाज अ डायरेक्टर इन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ठीक है, ऑलरेडी। माई क्वेश्चन टू यू इज आफ्टर दिस डिस्क्वालिफिकेशन कैन आई कंटिन्यू इन ए एंड बी? सोच समझ के जवाब। कैन आई कंटिन्यू इन ए एंड बी? ये दोनों आपके सामने है प्रोविजंस। येस आई कैन। क्यों? क्योंकि मेरा ना सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। आई कैंट बी अपॉइंटेड एनीवेयर एल्स, बट आई कैन कंटिन्यू क्योंकि वेकेशन नहीं हुआ है। कैन आई बी अपॉइंटेड इन सी न्यू कंपनी? नो, क्योंकि आप डिस्क्वालीफाइड हो। डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर कब से बनने लग गए? इज दिस ओके? देन 30 डेज के एंड पे लेट्स से इफ आई डू नॉट फाइल एन अपील, मैंने 30 दिन खत्म हो गया, अपील नहीं किया, अब तो वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने अपील कर दी ना, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट ऑर्डर। सो वी वेटिंग, ठीक है। लेट्स से टिल द अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। आ गया सेकेंड ऑर्डर, मतलब फर्स्ट अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। माई क्वेश्चन टू यू इज, इस दौरान टिल द अपील डिड नॉट गेट डिस्पोज्ड ऑफ, कुड आई कंटिन्यू इन ए एंड बी? येस, बिकॉज वेकेशन नहीं अट्रैक्ट हुआ। कैन आई ज्वाइन सी? नो। ये आया सेकेंड ऑर्डर, अगेन यू विल गेट 7 डेज। 7 डेज तक अगेन कैन आई कंटिन्यू इन ए एंड बी? येस। कैन आई ज्वाइन सी? नो। 7 डेज के एंड पे या तो नो अपील और अपील, द सेम थिंग। अगर नो अपील किया ना तो वेकेशन ऑफ ऑफिस, अपील किया तो हम इंतज़ार करेंगे। ये आया आपका थर्ड ऑर्डर। इन दिस ड्यूरेशन कैन आई कंटिन्यू इन ए एंड बी? येस। कैन आई ज्वाइन सी? नो, ठीक है। थर्ड ऑर्डर पे it's straight away whether you appeal or no appeal, there is vacation of office. So now the question is, can I continue in A and B? No. Can I be appointed in a new company? No. The only difference is 164 लग रहा है या 167 लग रहा है। Make sense? ठीक है। अब if you've understood this, good. If you've not understood, this is the best I could explain you here. Okay. Now moving ahead, 164. Which is disqualification for appointment of directors. Okay. Now 164(2) in case of a company. Please understand, ये बहुत अलग ही रूल है, ठीक है। यहाँ पे फंडा ये है कि कंपनी से डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है। आई नो यू कैन रीड इट, स्टॉप रीडिंग। कंपनी से डिफॉल्ट हुआ है एंड द डिफॉल्ट आर 2 टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट, फेलियर इन फाइलिंग, फेलियर इन पेमेंट। इन दोनों में से एक फेलियर हो गया, अगर एनी वन हैपन्स देन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटेड इन दैट कंपनी और अपॉइंटेड इन एनी कंपनी फॉर 5 years। उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं होगे जिसने डिफॉल्ट किया, और किसी भी और कंपनी में अपॉइंट नहीं होगे 5 साल के लिए। सिंपल है। वापस ये इफेक्ट याद रखना, उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते और किसी भी और कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते 5 साल फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। इज दिस ओके? एंड डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये देखो, बिफोर यू रीड इट, चार्ट देखो। कंपनी ने या तो फेलियर टू फाइल किया या फेलियर टू पे। फेलियर टू फाइल व्हाट? एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स। इन दोनों के बीच में और है, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर कॉन्सिक्यूटिव 3 years। ओके, फॉर कॉन्सिक्यूटिव 3 years। एंड या फिर यू हैव फेल्ड टू पे डिविडेंड, डिबेंचर, डिपॉजिट। वी रिमेंबर इट एज D3, dividend, debenture, deposit with interest. If you fail to pay any one of these for 1 year from due date, then for 1 year from due date, 1 year from due date, 1 year from due date, ये याद रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स, you failed for 3 consecutive years or you failed D3 for 1 year from due date. In both these cases,
anyone happens, you will be disqualified. All your directors will be disqualified from being reappointed in that company or appointed in any company for 5 years. Okay, ये 164 है. अब 167 का रूल और सुन लो. 167 क्यों पढ़ा रही हूँ मैं आपको अभी? बिकॉज 167 का फर्स्ट ग्राउंड इज 164 ना. सो अगर ये हो गया तो दे हैव टू वेकेट ऑफिस का भी रूल आएगा. बट वहाँ पे क्लियरली लिखा है इफ दिस हैपन्स यू आर सपोज टू वेकेट ऑल कंपनीज एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी. प्लीज अंडरस्टैंड ना, ये बहुत बार अमेंड होता है. 164 का ये बहुत बार अमेंड होता है. ठीक है. सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, क्योंकि अभी आपने जो पुराना पढ़ा है आपको लग रहा है कि नहीं ये सेम है. रीथिंक, इज दिस व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर? यू हैव टू वेकेट ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी. द फंडा इज कि देखो अब अगर डिफॉल्टिंग कंपनी तुमसे छुड़वा दी, ठीक है, ऑनेस्टली 164 ये जो 167 वेकेशन फॉर 164(2) ये 2014 से एक्ट एप्लीकेबल हुआ है. 2019 चल रहा है. ठीक है. इसमें अगर तुम देखोगे ना इतनी बार अमेंड हो चुका है, इतना तो कोई सेक्शन अमेंड नहीं हुआ. हर बार चेंज. कभी बोलते डिफॉल्टिंग कंपनी मत छोड़, बाकी सब छोड़ दे. कभी बोलते सब छोड़, सब मत छोड़, डिफॉल्टिंग छोड़ दे. ऐसे चेंज करते रहते हैं. सो फिलहाल ये है डिफॉल्टिंग नहीं छोड़ना. रीजन ऐसे याद रखो, बिकॉज डिफॉल्टिंग से डिफॉल्ट करा दिया आपने. नाउ व्हाई वुड सम न्यू डायरेक्टर टेक इट अप? आई मीन व्हाई विल आई टेक अ डिफॉल्टिंग कंपनी ऑलरेडी? एंड इफ यू ऑल्सो लीव तो हु विल टेक केयर ऑफ दिस कंपनी? तो इट्स लाइक जो तुमने द थिंग दैट यू हैव स्पॉइल्ड यू ओनली टेक केयर ऑफ इट. सो डिफॉल्टिंग कंपनी तुम ही चलाओ, बाकी कहीं और नहीं जाना, वरना सबको बिगाड़ दोगे. इज दिस ओके? ये 167 है. नाउ देयर इज एन एग्जेम्पशन, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है. नाउ इट्स लाइक मतलब देखते हैं, मतलब ये जो कंपनी है ना जो डिफॉल्ट कर रही है, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी हुई ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी को लगता ही नहीं. और सबसेक्शन 2 इज ओनली फॉर कंपनीज विच मेक डिफॉल्ट बट नॉट फॉर गवर्नमेंट कंपनीज. सो इफ गवर्नमेंट कंपनीज मेक डिफॉल्ट देयर इज नो प्रॉब्लम. दिस डज नॉट मीन that you can go and join a government company after default. No. But if the defaulting company is government company, nothing happen. Okay, you will understand this. आगे क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है. So additional grounds which I told you, प्राइवेट कंपनी अपने AOA में जो ग्राउंड्स डालना चाहे डाल सकती है. Now just answer this question for me for 164(2). आराम से केस पढ़ लो. Mr. A is a director in 3 companies, ABC, ASC, PQR, and PQR is a private company. His term in the 3 companies ends in 2020, 21 and 22 respectively. ASC Limited failed to file annual accounts for consecutive 3 years till 2019. Decide. Please understand guys, ये जो particular question है ना, this I've been asking for years together. जब मैंने 164(2) पढ़ा है मैंने ये क्वेश्चन पूछा है क्लास में. ठीक है. एंड अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले ये एग्जाम में आ गया 8 मार्क के लिए. Exactly the same question. There were so many of my students who called me up saying, मैम वही क्वेश्चन था, अपना ASC लिमिटेड वाला क्वेश्चन था. See, it's not that ओहो मेरा क्वेश्चन पेपर में, आई ऑल्सो डोंट नो कैसे आया, बट इफ यू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन मैं पूछती क्लास में इसलिए सो दैट मुझे समझ में आता है कंसेप्ट समझा क्या. एंड इफ यू अंडरस्टैंड अगर ICABS ऐसे कुछ पूछ रहे हैं तो दे आर जस्ट टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट्स, जस्ट क्लियर देम अप. ओके. सो फॉर नाउ 3 कंपनी में डायरेक्टर है और एक कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया. ठीक है. एनुअल अकाउंट्स 3 साल नहीं दिया. Now there are 4 questions coming up. पहला, can Mr. A continue in ABC, ASC, PQR? Think and tell me एक का आंसर. Can he continue in ABC? देखो इसका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटेड इन डिफॉल्टिंग कंपनी और अपॉइंटेड इन एनी कंपनी. अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट का क्वेश्चन तब आता है जब मेरा टर्म खत्म हो. ठीक है. या मेरा वेकेशन अट्रैक्ट हो. अदरवाइज तो देयर इज नो प्रॉब्लम ना. आई एम डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटेड और अपॉइंटेड. करंट क्वेश्चन इज रीअपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट पे नहीं. कैन ही कंटिन्यू मतलब वेकेशन का क्वेश्चन है. ठीक है. वेकेशन ने क्या बोला है, कौन सी कंपनी वेकेट करनी है? ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी. ओके. यू टेल मी, कैन ही कंटिन्यू इन ABC? नो. 167. कैन ही कंटिन्यू इन ASC? यस. कैन ही कंटिन्यू इन PQR? नो. इज दिस ओके? टर्म खत्म होने तक ही कैन कंटिन्यू, फिर वो रीअपॉइंट नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सेकेंड, कैन ही बी रीअपॉइंटेड इन ABC, ASC, PQR? इफ यू अंडरस्टैंड, पहले तो बता दो, कैन ही बी रीअपॉइंटेड इन ASC? नो, बिकॉज ही इज डिस्क्वालिफाइड 164. इन दोनों का ना ऑनेस्टली क्वेश्चन ही नहीं बनता, बट स्टिल क्योंकि रीअपॉइंटमेंट तब होगा ना टर्म खत्म करने दोगे. सो कैन ही बी रीअपॉइंटेड इन दीज 2 कंपनीज? नो. मूविंग अहेड, कैन ही बी अपॉइंटेड इन न्यू कंपनीज? एंड गाइस प्लीज डू नॉट कम अप विद आंसर येस ही कैन बी अपॉइंटेड आफ्टर 5 years. देखो आंसर को ना एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं लिखते, आंसर को रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं. ओके. सो कैन ए बी अपॉइंटेड इन LMN, XYZ, SSS? ये सब नई नई कंपनी है. LMN लिमिटेड पब्लिक कंपनी है. कैन ही बी अपॉइंटेड? नो. NPO में? नो. गवर्नमेंट कंपनी में?
इफ यू थिंकिंग। याद रखना, एक बार डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया ना, फिर कोई कंपनी नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। बट व्हेन वी से नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट मीन्स इफ द डिफॉल्टिंग कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी तो फिर बच जाएंगे, बट इफ द डिफॉल्टिंग कंपनी इज अ नॉर्मल कंपनी फिर तो सब कंपनीज से गए। सो कैन यू बी अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट कंपनी? नो। लास्ट क्वेश्चन, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ डिफॉल्टिंग कंपनी दैट इज ASC लिमिटेड was प्राइवेट कंपनी? Does 164(2) apply to private? Yes. So would your answer be different? No. NPO होता तो? No. गवर्नमेंट कंपनी होता तो? Yes. Because 164(2) फिर अप्लाई नहीं होता, फिर कुछ नहीं हुआ होता, as good as कुछ नहीं हुआ। Is this okay? ठीक है, this is 164. Now moving ahead to 165 जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसमें ना इफ यू लाइक, अरे हाँ ये तो हो गया ना, इसमें ना एक क्लासिक क्वेश्चन है मोटो आसियो, और वो क्वेश्चन मेरा नहीं ICI का था, ठीक है, लेकिन ICI ने पूछा था वो अमेंडमेंट से पहले, ठीक है, तो उनका आंसर अलग था। अब जब अमेंडमेंट आया तो ये आंसर ना बहुत भयानक हो गया, बिकॉज द PMs हैव गॉन, सो दिस आंसर you'll never come across this question only. The only place where you can understand this is yours, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझना, इट्स ऑसम, ठीक है। इफ़ यू अंडरस्टैंड लॉ तो तुम्हें लगेगा वाओ यार क्या दिमाग लगाया, नहीं समझ आता तुम्हें लॉ तो यू बी लाइक क्यों दिमाग खाया। ओके, सो ध्यान से सुनना। पहले 165 व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज मैक्सिमम 20 कंपनीज, आउट ऑफ विच मैक्सिमम 10 शैल बी पब्लिक, NPO डोरमेंट आर नॉट काउंटेड, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप वगैरह सब कुछ काउंटेड, एंड पेनल्टी फ्लैट 5,000, दिस वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो बस। ASC रेफरेंस प्लस 164 इज इक्वल टू 167। अगर तुम भूल गए थे तो आई होप यू नो, इसीलिए ये बुक्स में हर जगह डाला है सो दैट तुम भूलो तो दिख जाए। ओके, क्वेश्चन, right? Okay, now if you understand, normally when questions are silent, what we do is I always tell my students not to assume मत करना कुछ भी, ठीक है। अब what you're supposed to do is अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो तुम डबल साइडेड आंसर लिखो। ऑब्वियसली ऐसे पता है ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन करके दे गिव द आंसर। नाउ कैन यू राइट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन इन योर पेपर? You can? No, all my true and false will be right, true or false. True alternative false, false alternative true. So what you can do is you can write a comprehensive answer. Assuming, instead of you writing I have assumed the company to be public, you can write if the company is public this is the answer, if it is private this is the answer. Okay, so then you're always safe whatever they assume, because when they give alternative solution the idea is that they are assuming. So now you know there are two assumptions, they can assume anyone. So if you have both the answers in your paper it would work for you. Okay, so for here if you see this is the most dangerous question ever. Okay, so let's talk about it, what exactly this is. They've said the director has total 25 companies. So if you understand, we don't know इसमें NPO dormant कितनी है. Okay, कितनी allowed है normally maximum direct companies? 20. इसके पास कितनी है? 25. कितनी excess है? 5. So if you understand, सारा प्रॉब्लम 5 का है एंड सारा प्रॉब्लम NPO और डॉर्मेंट का है. ओके, सारा प्रॉब्लम इज NPO एंड डॉर्मेंट, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली. तो हम क्या करेंगे, वील अज्यूम 3 sides and write all the 3. ठीक है, if NPO and dormant is less than 5, if it is if it is equal to 5 or it is more than 5. ठीक है, so if it is less than 5 that means total number of companies is more than 20. अगर NPO dormant 5 से कम है तो टोटल 20 से ज़्यादा है. So if you understand this is तो contravention. And if you understand contravention होगा तो क्या होगा, contravention होगा तो you'll have to pay a penalty. सबसे पहले अंडर 165 itself 5,000 पर डे वाली, ठीक है, प्लस यू विल हैव 164 में डिस्क्वालिफिकेशन विच विल रिजल्ट इन 167 में वेकेशन ऑफ ऑफिस. ठीक है ना, इफ यू अंडरस्टैंड, अगर तुम पिछला क्वेश्चन देखो ना, इट सेज हाउ मेनी मोर कैन ही एक्सेप्ट. सो जब तक इसका आंसर नहीं होगा ना, नो आंसर कैन गेट कंप्लीटेड. सो वील हैव टू राइट दैट ऑल्सो. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर टू एक्सेप्ट. हाउ मेनी मोर गाइस? No more. If you understand, he can't accept any more. ठीक है, now the question is, अच्छा, can he join NPO and dormant? So if you understand, NPO और dormant भी नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि disqualified. अगर disqualified नहीं होता तो he would have allowed. ठीक है, so NPO dormant भी नहीं, 164 में कोई भी कंपनी नहीं ले सकता ना. ठीक है, now talking about this, if it is equal to 5, मतलब total number of companies is equal to 20. So if you understand, anyhow you cannot take any more.
ठीक है. सो यर वी कैन सिंपली राइट नो मोर, बट लेट्स अंडरस्टैंड पब्लिक प्राइवेट भी तो बाकी है. आउट ऑफ दिस पब्लिक कितनी है और प्राइवेट कितनी है. इफ पब्लिक इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10, या फिर पब्लिक इज मोर देन 10. इफ इट इज मोर देन 10 तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रवेंशन है 5000 पर डे प्लस 164 is equal to 167. So my answer stays no more he can accept, क्योंकि वो तो obviously disqualify हो गया. Not even NPO and dormant. ठीक है. बट इस साइड आए, if it is less than or equal to 10, see if it is equal to 10 तो obviously no more public. But if you thinking मैम less than 10 हुआ तो ले सकता ना. Total 20 already है, मतलब balance they have private. Okay, so still answer is no more. But yes, he can accept NPO and dormant without any limit. Okay, so if you understand this, NPO and dormant he can accept without any limit. Make sense? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now talking about इस साइड प्राइवेट, आंसर तो नो मोर ही है, बट नो मोर, बट ही कैन एक्सेप्ट एनपीओ एंडोमेंट अनलेस, यहाँ पे ये हो चुका है. इफ दिस हैज हैपेंड तो आंसर हम यही लिख चुके हैं. सो ही कैन एक्सेप्ट एनपीओ एंडोमेंट एज मेनी एज ही वांट्स. सो अगेन इस केस में एनपीओ एंडोमेंट चलेंगी, वैसे नो मोर है. ठीक है ना. मूविंग अहेड इस साइड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अजम्पशंस आएंगे गाइस. ठीक है. सबसे पहले इफ़ इट इज़ मोर देन 5 दैट मीन्स टोटल कंपनीज इज लेस देन 20. अब तो स्कोप ही स्कोप है उसके पास. सो वील से पब्लिक एंड प्राइवेट. ओके, पब्लिक अभी कितनी है. इफ़ इट इज़ मोर देन 10, इक्वल टू 10, लेस देन 10. मोर देन 10 इफ़ यू अंडरस्टैंड तो हो गया कॉन्ट्रवेंशन. ओके, विच मीन्स द सेम थिंग. 5000 पर डे प्लस 164 is equal to 167. Guys, I know you'd be like इतना हम थोड़ी सोच पाएंगे. That is what we are trying to learn. I'll tell you at the end इसको कैसे याद रखना है. Okay, and can he accept NPO and dormant? No ना, disqualify हो गया तो NPO dormant भी नहीं. Okay, if it is equal to 10, contravention तो नहीं है. But if you understand, no more public. No more public, but NPO dormant allowed, क्योंकि disqualify नहीं हुआ है. I hope you understand why am I highlighting that part, ताकि याद रहे वहाँ पे allowed था. If it is less than 10, then he can accept till public is 10 and total is 20, क्योंकि private भी तो है ना सामने. Okay, whereas in case of private we'll just write till total is 20. You can accept private, and of course NPO dormant कितनी भी चलेंगी. मेक सेंस. अब इतना बड़ा सोल्यूशन है इसका. इट्स लाइक मैम कितना बड़ा हो जाएगा ये पता है. 8 मार्क का आंसर है. दिस जस्ट 8 मार्क्स. इफ़ यू सिट राइट मैम कैसे लिखेंगे इतना बड़ा. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, कैन यू मेक दिस चार्ट इन द पेपर. नो. व्हाई आर वी मेकिंग दिस चार्ट. सी, अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस. To make, why are we making this chart? Ultimately we're making this chart because you will start from here. When you start writing, you will probably start from here, but you will not reach here. यहाँ पहुँचने के लिए ये जो रास्ता है ना, जो ऐसा 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 करके जाने वाला है, इसके लिए you're doing all this. Is this okay? So just for that we have made this chart so that you know where to start and where to end. First of all, you cover up everything. Secondly, now it's like if I go to write this, कितना बड़ा हो जाएगा. ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. First, you'll write obviously the provision, and then in the present case, if the existing number of NPO endowment is less than 5, so then the total, just look at this chart and keep listening. If the total number of NPO endowment is less than 5, then the total number of companies is more than 20, which is a contravention of 165, resulting in a penalty of up to 5,000 per day, plus the director will be disqualified under 164 and will have to vacate all his offices in the remaining companies also. Plus, he cannot accept any more new companies, not even NPO endowment, as he is disqualified. This will take hardly 4 lines. Next, in case the number of NPO endowment is equal to 5, that is when the total number of companies is equal to 20, no more companies can be accepted. But if existing number of public companies are more than 10, it will result in contravention, resulting
in a penalty of 5,000 per day, and not even NPO endowment will be allowed to be accepted then. ठीक है, तो if you understand, सब कुछ लिख दिया हमने इसी 3 लाइन में. Lastly, in case if NPO endowment is more than 5 companies, so that means the total number of companies is less than 20. So Mr. A has a scope to accept more companies up till the total reaches 20, in which public can be maximum 10. So if existing number of public companies is more than 10, it will be a contravention wherein he cannot accept any company, including NPO endowment. Otherwise, he'll be allowed to accept more companies till public reaches 10 and private total reaches 20 without NPO endowment being counted. Punchline. बट उसको लिखने के लिए पूरा चार्ट चाहिए. इज दिस ओके? आई टेल यू, ICAI ने जब ये क्वेश्चन पूछा था ना, तब ये 164 वाला रूल नहीं था, मतलब जो ये है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, हर जगह हम सिर्फ पेनाल्टी लिखते थे और टोटल में लिखते थे NPO endowment सबको अलाउड. क्यों? क्योंकि डिस्क्वालीफाई तो हुआ ही नहीं ना. बट जैसे ये आया, दिस आंसर इज चेंज्ड. इज दिस ओके? वाओ, मस्त था. नेक्स्ट, coming to 166, the most faltu section of this chapter. So that is 168, duties of director. Director is supposed to act in best interest of the company as per articles, exercises duties is to act with articles, good faith, reasonable care, no undue gain, and not to assign his office. Is this okay? ठीक है. Now moving ahead, 166 के बाद next है 167, vacation of office by director. ये थोड़ा बड़ा है, बहुत देर से हम 167, we've been talking about 167 for quite a long time now. Now let us just understand कि 167 में exactly है क्या, जिसके लिए we've been talking all this while. Now talking about 167, vacation of office. There are grounds for vacation. Okay, सबसे पहले what are the grounds for vacation? There are these many grounds for vacation, guys. ध्यान से सुनते जाना, ठीक है. सबसे पहला is 164, जो हम कब से बात करें. अगर 164 अट्रैक्ट हो गया तो you'll have to vacate your office. ठीक है. Next is, see, director comes and meets the company only at a board meeting. Director meets company at a board meeting. Directors may meet amongst themselves, but company artificial है, उससे मिलने का एक ही रास्ता है, board meeting. So for 12 months consecutively, if you do not attend any board meeting, मतलब it's not that एक आध नहीं, you didn't attend only any board meeting, you bunked all the board meetings for continuous period of 12 months, then you'll have to vacate your office. ठीक है. Next, 184 कॉन्ट्रीब्यूट किया. 184 में ना 2 पार्ट्स हैं, guys. See this, you'll see 184 twice over here also. 184 is disclosure of interest by director, wherein if a director is interested in any particular transaction, he is supposed to disclose it. ठीक है. He is supposed to disclose it to the other directors at a board meeting. इसका रूल क्या है? Director will disclose his interest and nature of interest. One part. Second part, once he has disclosed his interest, he will not be allowed to participate at the meeting. ना वो कोरम में गिना जाता, ना वो पार्टिसिपेट करता है इन डिस्कशन, ना ही he can vote. Okay, so these are 2 things. पहला, he has to disclose, then he will not participate. So if he does not disclose, तो भी contravention है. If he discloses and then goes and participates, तो भी contravention. Okay, so both the things have to be taken care of. Contravention of 184, या फिर fails to disclose his interest. So basically here he has participated, here he has not disclosed his interest. Okay, in both these cases, 184 में क्या होता है ना, 184 में लिखा है आपका अगर कुछ इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज करो. बट सोच के देखो, इफ आई हाइड माई इंटरेस्ट, आई गेट चांस टू इन्फ्लुएंस पीपल. बाकी डायरेक्टर्स को मैं चढ़ा सकती हूँ कि यू वोट फॉर हिम बिकॉज दे डोंट नो आई एम इंटरेस्टेड. इससे क्या होगा, किसी और को फ़ायदा हो रहा है, मे बी उससे मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, और उस फायदे के सामने 184 की पेनल्टी बहुत छोटी होगी. 184 में देयर इज इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो अप टू 1 year और फाइन. बट लेट्स से मैंने मेरे भाई को 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया कंपनी से, उसके सामने 1 साल की जेल क्या है. वी आर इनटू नेट प्रॉफिट्स, चलेगा, मंजूर है, ऐसे वाली हालत है. सो वी सेड नहीं इतना ही नहीं होगा, 167 में वेकेशन ऑफ ऑफिस भी हो जाएगा. तो जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अपने ब्रदर को दिलाने के लिए आई टुक ऑल दीज एफर्ट्स, वो कंपनी में मैं ही डायरेक्टर नहीं रहूंगी. इट वॉन्ट बी वर्थ इट. सो दैट इज द रीजन दे सेड यू विल हैव टू वेकेट योर ऑफिस. ओके. डिस्क्वालिफाइड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये तुमने सुना होगा. कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट 6 months, ये भी हमने सुना है. एंड इन दोनों के लिए हमने ये भी सुना है, नो वेकेशन फॉर द फर्स्ट 30 days. एंड इफ एनी अपील हैज़ बीन मेड, then till that appeal is disposed of, and then 7 days then till it is disposed of. This we have already discussed. Okay. Next, removed, a director who's been removed under the act, वो तो vacate करेगा ही. या फिर we remember the 2 states, जिस दिन बॉयफ्रेंड का पोस्ट जाएगा वो सिलेबस खत्म कराया जाएगा,
नहीं, दैट वाज आई टोल्ड यू 167 में लिखा है व्हेन यू आर अपॉइंटेड बिकॉज ऑफ सम अदर पोस्ट हेल्ड एंड दैट पोस्ट इज गॉन, डायरेक्टरशिप इज गॉन, चाहे वो होल्डिंग सब्सिडरी की क्यों ना हो, यू वर होल्डिंग ए डायरेक्टर इसलिए यू वर अपॉइंटेड सब्सिडरी में, जिस दिन होल्डिंग अप हो जाएगा सब्सिडरी का अपने आप जाएगा. मेक सेंस? ठीक है, ओके. ना 167 ही कंटिन्यू करते हैं एंड टॉकिंग अबाउट next thing, contravention. If you contravene this, you will be punishable with imprisonment for a term of 1 year or fine 1,000, 1 lakh to 5 lakh or both. Guys, listen to me very carefully. This is something I'm telling you right now. ये sentence तुम मुझसे दोबारा सुनोगे जब तुम आगे जाके प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पढ़ रहे होगे. ठीक है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में ना एक पॉइंट है. ओके, अब इट्स लाइक तुम्हें वहाँ रियलाइज़ नहीं होगा और यहाँ भी रियलाइज़ नहीं होगा, तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना. ये कॉन्ट्रवेंशन किस चीज़ का है? व्हेन यू आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन 1,000, 1 लाख टू 5 लाख और बोथ. ओके, ध्यान से सुनना. हुआ क्या बताए, वेकेशन के ग्राउंड्स अट्रैक्ट हो गए. ओके, बट तुम वेकेशन ऑफ ऑफिस कर नहीं रहे हो, तुम कंटिन्यू कर रहे हो. सो उसकी ना पेनल्टी है अंडर सेक्शन 167 विच इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और 1 लाख टू 5 लाख और बोथ. ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है ना. इसी वेकेशन का एक और ग्राउंड है जो कि दिया है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में. वहाँ जाके यू लर्न कि कभी कभी ऐसा होता है ट्रिब्यूनल रिमूव्स द एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, डायरेक्टर, एनीबडी, एंड इफ ही स्टिल कंटिन्यूज, सो इफ यू अंडरस्टैंड देन आल्सो यू शुड वेकेट. बट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में व्हेन ट्रिब्यूनल हैज रिमूव्ड यू एंड यू स्टिल कंटिन्यू, तो उसकी पेनल्टी ना वहाँ पे दी है विच इज 6 months और 5 lakh up to 5 lakh और both. ना मेरी बात ध्यान से सुनना. ICAI ने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है that a director who has been removed by tribunal should vacate his office. This is ICAI's language, but he is not ready to vacate his office and is continuing. If you understand, बार बार vacate office इसलिए बोला है ताकि तुम 167 के पास आ जाओ, because by default students remember the smaller chapter, the directors वाला chapter more than all those smaller chapters, क्योंकि इसमें ज़्यादा ध्यान दिया होता है. Like he tribunal has removed him and he is not vacating his office for operation mismanagement. He has been removed by tribunal and he is not vacating his office and continuing. What are the consequences? तुम तुरंत बोलोगे दिस इज कॉन्ट्रवेंशन ऑफ 167 और पेनल्टी. अगर याद रही तो, नहीं भी याद रही यू विल राइट 167. नाउ ऑल दैट आई वांट टू टेल यू इज वो क्वेश्चन डायरेक्टर्स का था ही नहीं. देयर इज सेपरेट चैप्टर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट उसका था. सो ऑल दैट आई टेल यू इज ये चार्ट यहाँ भी बनाओ और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में जाके भी सेक्शन 243 है, 243 जिसमें ये है, वहाँ भी बना देना सो दैट यू रिमेंबर एट बोथ द प्लेसेस. ओके, नाउ मूविंग अहेड, इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी वेकेट देयर ऑफिस टुगेदर, सब ने एक साथ ही वेकेट कर दिया तो जाने वाले को कौन रोक सकता है? जाने दो. उसकी जगह या तो प्रमोटर्स और एल्स सेंट्रल गवर्नमेंट विल कम एंड अपॉइंट. फर्स्ट चांस प्रमोटर्स, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट. इफ यू सी इट्स इन देयर एब्सेंस. सी इन दोनों के बीच और नहीं है, इन दोनों के बीच एल्स है. दोनों में बहुत फर्क है. प्रमोटर्स नहीं हुए तो सीजी आएगा, वरना सीजी का पावर नहीं. इज दिस ओके? एंड लास्टली प्राइवेट कंपनी जैसे डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड्स दे कैन ऐड, सिमिलरली दे कैन ऐड मोर ग्राउंड्स फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑल्सो. इज दिस ओके? प्राइवेट कंपनी में ऐड इन इट्स AOA. मेक सेंस? ठीक है, आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट 168 इज रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज बहुत सारा एनिमेशन इन्वॉल्व है 168 में भी, 169 में भी. 169 इज इवन मोर इंटरेस्टिंग. तो पहले 168 सुन लो. इफ अ डायरेक्टर वांट्स टू रिजाइन, कैन ही रिजाइन? कैन अ डायरेक्टर रिजाइन? ऑफ कोर्स. कैसे रिजाइन करते हैं? ऐसे रिजाइन करते हैं. ये जो आप देख रहे हो ना, ऐसे रिजाइन करता है डायरेक्टर, एक खुशी से आई क्विट. बट ये रेजिग्नेशन ऐसे रोड पे नहीं फेंकते. दिस रेजिग्नेशन इज टू बी सेंट टू कंपनी. ना इट्स अ कंपनी रेजिग्नेशन का क्या करेगी? कंपनी हैज टू फाइल दिस रेजिग्नेशन विद ROC. ओके, ये ROC की शक्ल पे ना जाएं. दिस वॉज द बेस्ट ROC आई फाउंड. ओके, एनीवेज, सो resignation they'll send to the company will inform the ROC, plus company has to put it on its website also कि भाई this director is gone. Okay, plus ये बाकी शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा? तो इन दर बोर्ड रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट के साथ जाती है, उस बोर्ड रिपोर्ट में they'll have to disclose also कि these many directors resigned during this year. Okay, ये तो ठीक है.
अब ध्यान से सुनना, there's an amendment which is a very small amendment but very important one. Earlier the rule was, if you see it, director is sending to the company, company is sending to ROC, and it's not the resignation का copy दे रहे हो तुम ना e-form भर के दे रहे हो which is DIR 12. Okay, so there are chances that if the director has resigned because company की गलती थी, so company अपनी गलती ROC को नहीं बताएगी, और डायरेक्टर और ROC के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. सो देर आर चांसेस ROC को कभी ओरिजिनल बात पता ही नहीं चलेगी, और डायरेक्टर अगर बताना भी चाहे नहीं बता सकता. तो ना पहले अंडर द न्यू एक्ट ओनली, पहले दे केम अप विद द रूल सेइंग डायरेक्टर तू भी ROC के पास फाइल कर DIR 11, यू ऑल्सो गो एंड फाइल. ठीक है, एंड दे सेड डायरेक्टर शैल फाइल सो दैट इफ द कंपनी लाइज ऑल्सो ROC को पता चले. बट ऑन द अदर हैंड डज अ कंपनी ऑलवेज लाई? इतना स्टूपिड चीजें करनी पड़ती हैं क्या? कभी कभी कंपनी ने जेन्युइन रीजंस दिए हैं, तो वाई आर यू अटकाउफाइंग द डायरेक्टर कि भाई तू भी बोल. उसको नहीं बोलना तो दे सेड अच्छा नहीं बोलना तो मत बोल. तो उन्होंने शैल को अमेंडमेंट लाके मे कर दिया. डू यू गेट इट? सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, डायरेक्टर मे इन्फॉर्म रीजंस फॉर टू ROC इन DIR 11. दोनों को 30 डेज ही है. दिस इज ऑल्सो 30 डेज, दिस इज ऑल्सो 30 डेज. इज दिस ओके? मेक सेंस? ये हो गया रेजिग्नेशन का प्रोसीजर. ना इट्स लाइक व्हेन डज अ डायरेक्टर गेट फ्री? रेजिग्नेशन देते ही फ्री? इतना मस्त डायरेक्टर कौन है भाई? आई मीन आई गिव अ रेजिग्नेशन टुडे एंड आई एम फ्री टुमारो. इतना ईजी है? नहीं. सो इफ यू अंडरस्टैंड, रेजिग्नेशन देते ही आप फ्री नहीं हो जाओगे. कब फ्री हो जाओगे? The day you give the resignation, not when you write it, the day you give the resignation, or if you mention any date on the resignation, like for example there are certain directors जिनका employment contract होता है जिसमें notice period का system होता है. So if I have to give a 2 months notice, then if I give a resignation today, I won't be free right now, na? I'll be free after 2 months. So they've said resignation takes effect immediately or on the date mentioned by the director in the notice, if any. अगर उसने नहीं mention किया तो immediate, otherwise वो जो date mention किया उस पे लेगा वो effect. Is this okay? So it takes, the resignation shall take effect on the date when the notice is received by the company or date specified by the director, if any, whichever is later. Make sense? ठीक है. नेक्स्ट, रेजिग्नेशन के बाद डायरेक्टर फ्री है. पुराने अपने हरकतों से भी पुराने कांड पीछा थोड़ी छोड़ते हैं. सो ही विल बी लायबल फॉर द ऑफेंसेस दैट हैपेंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर. ठीक है. एंड लास्टली, जैसे सब डायरेक्टर्स एक साथ वेकेट कर सकते हैं, व्हाट इफ ऑल द डायरेक्टर्स रिजाइन टुगेदर? जानने वाले को कौन रोक सकता है? प्रमोटर. इन देयर एब्सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट. सेम वैकेंसी वाला रूल, वेकेशन वाला. इज दिस ओके? ठीक है. ना मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट सेक्शन 169. प्लीज याद रखना 169 ना वी रिमेंबर एज, वी कॉल इट अ हैप्पी टू सैड स्टोरी. मस्त स्टोरी है. स्टोरी में ना बहुत बड़ा प्रोसीजर है गाइस, 6 स्टेप्स का. इसलिए स्टोरी ना स्टोरी की तरह सुनना, प्रोसीजर अपने आप याद हो जाएगा. बट अगर प्रोसीजर की तरह पढ़ने गए तो कुछ ना कोई स्टेप गायब होगा. एंड प्रोसीजर इज समथिंग जिसमें स्टेप गायब तो सब रॉन्ग. ओके, सो वी कॉल इट हैप्पी टू सैड स्टोरी. एनीबडी वाज लाइक हाउ डिमोटिवेटिंग, तुम उसको सैड टू हैप्पी बोल लो, डजंट मैटर, क्योंकि इसमें एक पार्टी सैड होने वाली, एक पार्टी हैप्पी. ठीक है. तो हैप्पी टू सैड स्टोरी, सैड टू हैप्पी स्टोरी, वट एवर यू कॉल इट. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. कीप लुकिंग एट द स्क्रीन एंड इमेजिन द स्टोरी. ठीक है. एक ना हमारा मेंबर है. ठीक है. दिस पर्सन इज आवर मेंबर, जो कि फिलहाल बहुत दुखी है. यू कैन सी ही इज क्राइंग. एंड वाई इज ही क्राइंग? बिकॉज आज सुबह ना इसने न्यूज़पेपर पढ़ा था. न्यूज़पेपर पढ़ना गाइस दुख के कारण नहीं होता है. देयर इज नो दुख इन न्यूज़पेपर. बट इसके न्यूज़पेपर में दुख था क्योंकि इसमें ना एक फोटो था. ओके, ये फोटो इसका नहीं है. ओके, ये फोटो इसका नहीं है. इसमें लिखा था फ्रॉड अलर्ट. एक इंसान का फोटो था और लिखा था कि ये इंसान इज समबडी जो काफ़ी सारी कंपनीज में, ही वॉज अ डायरेक्टर अर्लियर, बट यू नो ही इज डन फ्रॉड इन ऑल द कंपनीज. No evidences have been collected against him, but still people in the world know that he is a fraud and no company appoints him as a director. बस कुछ कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिनमें बिल्कुल बुद्धि नहीं बची है. कुछ कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं who don't have brains at all and they are not updated, so they appoint him. Otherwise nobody does. सब स्मार्ट है. अब ये दुखी इसलिए है क्योंकि ये वो स्मार्ट नहीं है. ये ना अभी लास्ट AGM पे इसी इंसान को अपना डायरेक्टर अपॉइंट करके आए. That is the reason he is crying. Now if you understand, the only question is, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है क्या? डायरेक्टली कुछ कर सकते हैं? नहीं. इनका जो रिश्ता है वो किसके थ्रू है?
कंपनी के थ्रू। तो जो करना है कंपनी के थ्रू करोगे। सो दिस डायरेक्टर, अब क्योंकि यू हैव टू रिमूव हिम, तो रिमूवल के लिए ओआर चाहिए, बट ओआर का प्रोसीजर है। सबसे पहले दिस डायरेक्टर विल सेंड अ नोटिस टू द कंपनी, स्पेशल नोटिस 14 डेज वाला, ठीक है, कि कंपनी मीटिंग बुलाओ, आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी इसके बारे में, मुझे इसका भांडा फोड़ना है, आई वॉन्ट टू टेल पीपल एंड वॉन्ट हिम टू गेट रिमूव्ड। कंपनी इज लाइक ओके, बट यू नो देयर इज अ लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है, तो डायरेक्टर को बताना तो पड़ेगा भाई तेरे साथ ही हो रहा है। तो कंपनी विल सेंड एन इंटीमेशन टू द डायरेक्टर कि डायरेक्टर तुम्हारा भांडा फूट चुका है। अब डायरेक्टर हैप्पी थोड़ी हो सकता है, डायरेक्टर को आ गया गुस्सा, डायरेक्टर को बोला कि डू यू वांट टू से एनीथिंग इन योर डिफेंस। सो डायरेक्टर विल सेंड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द कंपनी, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, विच कंपनी विल सर्कुलेट नॉट जस्ट टू द वन हु गेव अस दिस नोटिस बट टू ऑल द मेंबर्स, ठीक है। तो पहले हमने नोटिस भेजा, कंपनी ने उसको इंटीमेट किया, उसने अपना रिटन रिप्रेजेंटेशन भेजा विच इज सर्कुलेटेड टू ऑल, बट डायरेक्टर हैज एन एक्स्ट्रा राइट ऑफ ओरल रिप्रेजेंटेशन। तो जिस दिन मीटिंग होगी ना, डायरेक्टर साक्षात वहां आएगा और ओरल रिप्रेजेंटेशन देगा। उसके बाद उसने अपना बोल लिया, इस वाले मेंबर ने अपना बोल लिया, फाइनली इफ यू अंडरस्टैंड इन दिस केस तो वो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। एंड इफ OR/SR इज पास्ड, SR क्यों बोला, आई विल टेल यू दैट लेटर, इफ OR और SR एज द केस मे बी इज पास्ड देन द डायरेक्टर इज रिमूव्ड, ठीक है। आई टोल्ड यू SR बिकॉज नॉर्मली डायरेक्टर OR से निकलते हैं, बट डू रिमेंबर सेक्शन 149 सबसेक्शन 10, कोशिश करो, डोंट टर्न द पेजेस, दिमाग के पेज घुमाओ, बुक के नहीं। 149 आईडी के वाले सारे प्रोविजंस थे, 10 और 11 साथ में पड़े थे, टेन्योर, ठीक है। उसके बाद कूलिंग पीरियड था, टेन्योर। मेरे को बताओ ना, फर्स्ट टाइम आईडी कैसे अपॉइंट होता है, OR से, सेकंड टाइम SR से। सो नाउ एन अमेंडमेंट केम दैट आईडी को अगर निकालना है, नॉर्मली हर डायरेक्टर इज रिमूव्ड बाय OR, बट आईडी इन हिज सेकंड टर्म वाज अपॉइंटेड बाय SR, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय OR, ही विल बी रिमूव्ड आल्सो बाय SR ओनली ना। सो व्हेन आई से OR और SR एज द केस में भी, SR सिर्फ आईडी के लिए, वो भी इन हिज सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म नहीं। इज दिस ओके? सो कमिंग बैक, वंस OR/SR इज पास, द डायरेक्टर इज रिमूव्ड, और जैसे ही डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा, डायरेक्टर हो जाएगा सैड एंड मेंबर हो जाएगा हैप्पी। हो गया हैप्पी टू सैड स्टोरी। पॉइंट स्टोरी नहीं था, पॉइंट वॉज प्रोसीजर। प्रोसीजर कितने स्टेप का हुआ? फर्स्ट स्टेप यू सेंड नोटिस टू द कंपनी, सेकंड कंपनी सेंड्स इंटीमेशन, ये भेजेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन विच इज सर्कुलेटेड, ओरल रिप्रेजेंटेशन एंड देन OR/SR। इज दिस ओके? हेलो, ठीक है, रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं भूलना। फॉर नाउ वो जो SR था उसका रूल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर will be reappointed, who's been reappointed in the second term will be removed only by SR. Is this okay? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार। बात कर चल रही है जब रिमूवल की, तो 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, ये जो आपका था ना, ये एक इससे रिलेटेड स्पेशल पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन भेजने से, एक है सर्कुलेशन से। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन शुड कम एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग, ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेशन शुड कम 7 days बिफोर द मीटिंग। अगर लेसर आया तो इट विल नॉट बी सर्कुलेटेड, इट विल बी रेड आउट एट द मीटिंग, फर्स्ट चीज। दूसरा, अगर इट इज बीइंग दिस इज बीइंग यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी और फॉर अ डिफेमेटरी मैटर, देन इट विल नॉट बी सर्कुलेटेड, और जो सर्कुलेशन हो गया उसका खर्चा उठाएगा डायरेक्टर खुद, ओके। ये तो हमेशा से था। सो इफ यू अंडरस्टैंड, इफ कॉपी इज नॉट सेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम, देन इट विल बी रेड आउट, whereas अगर इट इज फॉर नीडलेस पब्लिसिटी, देन इट विल नॉट बी सर्कुलेटेड। इज दिस ओके? ठीक है, मेक सेंस? ओके ना। अब ना मेरी एक बात ध्यान से समझना, देखो, एज सून एज किसी का रिमूवल हुआ, इफ़ यू अंडरस्टैंड, वेकेशन हुआ, और वेकेशन हुआ, इट्स नॉट नॉर्मल वेकेशन, इट इज़ एज गुड एज कैजुअल वैकेंसी, क्योंकि टर्म खत्म होने से पहले से बंद आ गया, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट कौन करता है? डायरेक्टर्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट। Normally directors appoint in casual vacancy because one of the directors left and the shareholders are not here. Normal power shareholder का है, but shareholders है नहीं ना, तो तुम अपॉइंट कर लो। बट इन दिस पर्टिकुलर केस शेयर होल्डर्स बैठे हैं सामने, शेयर होल्डर्स ने बैठ के मीटिंग करके OR/SR पास करके उसको निकाला है। शेयर होल्डर्स उस वेकेशन के टाइम पे वहां बैठे हैं, इनके सामने बोर्ड का पावर कहां से आ गया? शेयर होल्डर के सामने बोर्ड का पावर कब से आने लग गया? कभी नहीं आ सकता। डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर शेयर होल्डर का, एंड इन दिस केस ऑल्सो जब वो खुद बैठे हैं, तो हाउ कैन यू ओवर पावर देम? तो हमने कहा अच्छा ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो, तुमको पावर देंगे, रुक जाओ। पहला पावर उनका है। सो वैकेंसी में ना फर्स्ट टू फिल दैट पावर इज ऑफ शेयर होल्डर्स। लेकिन हाँ, अगर शेयर होल्डर्स इसमें फेल हो गए तो हमारे डायरेक्टर्स बैठे ही है ना इसको कैजुअल वैकेंसी मानने के लिए। वी विल लाइक, अभी फेल क्या होता है? फेल ये होता है
अगर शेयर होल्डर्स वांट टू डू एनीथिंग इट शुड बी देयर इन देयर एजेंडा. अगर एजेंडा में तो सबसे पहले द इंटेंशन टू अपॉइंट समबडी इन हिज प्लेस शुड बी स्पेसिफाइड. इंटेंशन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो यू हैव फेल्ड, कैजुअल वैकेंसी बन जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर इंटेंशन स्पेसिफाइड है तो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए अपॉइंटमेंट का. सो इंटेंशन स्पेसिफाइड बट रेजोल्यूशन फेल्ड तो भी फेल ही मानेंगे और वो फिर से कैजुअल वैकेंसी हो जाएगा. नॉर्मली एवरी स्टूडेंट इज वेरी, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड दे रिमेंबर इट वेरी वेल कि भाई उसको ना रिमूवल होएगा. बट रिमूवल में एक और पार्ट है ना उस वैकेंसी को भरना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिमेंबर दैट ऑल्सो. सो वैकेंसी क्रिएटेड may be filled at the meeting in which he is removed provided special notice of the intention was given. Is this okay? लेकिन अगर इंटेंशन नहीं हुआ तो इट विल बी फिल्ड एज कैजुअल वैकेंसी और इसका टर्म होएगा बैलेंस टर्म. इज दिस ओके? दिस वाज सेक्शन 169. नाउ कमिंग टू द लास्ट 3 sections ऑफ द चैप्टर. एकदम छोटू है. 170 इज रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP. दिस इज वन रजिस्टर दैट एवरी कंपनी हैज़ टू मेंटेन. इस रजिस्टर में ना डायरेक्टर्स एंड KMP का शेयर होल्डिंग लिखा जाएगा इन कंपनी एंड स्टार. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, दिस विल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. बस इतना याद रख लो. ठीक है. सो every company shall keep at its registered office a register containing details of securities held by directors and KMP in company and star. Return shall be filed with registrar within 30 days from appointment of every director and within 30 days of any change. You keeping it at registered office. In case IFSC public private 30 days will become 60 days. अब if you understand, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना. इस सेक्शन में ना you've just kept the register, मतलब you've maintained the register. अब every register which is kept can be inspected also ना by people. ठीक है. So now we are talking about इसको inspect कौन करेगा, वो अलग section है 171. Please remember this, okay? So talking about this is not applicable to 100% government company. ठीक है. Talking about 171 में members have the right to inspect that register of 170 which is available for inspection and certified copies free of cost. ठीक है. और अगर नहीं मिला ना, सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी 30 डेज में. इंस्पेक्शन तो मिल ही जाता है. सर्टिफाइड कॉपी मांगोगी तो ऐसे थोड़ी होता है रजिस्टर दे मैं जेरॉक्स मार के लाता हूँ. इट विल बी अवेलेबल, लाइक इट विल बी सेंट टू योर प्लेस. उसका खर्चा लगता है बट यहाँ पे इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस विल बी अवेलेबल टू यू इन 30 days. अगर नहीं हो पाया तो यू कैन कंप्लेन टू ROC विल ऑर्डर इमीडिएट. एंड प्लीज़ याद रखना इन दिस इफ यू सी दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल टू 100% गवर्नमेंट, मतलब 100% गवर्नमेंट कंपनी ने ये रजिस्टर मेंटेन ही नहीं किया होगा. जिसने मेंटेन नहीं किया उसका इंस्पेक्शन कैसे होगा? मेक सेंस? सो द रजिस्टर केप्ट अंडर 170 शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स एंड अगर कोई फ्री ऑफ सर्टिफाइड कॉपी मांगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 30 days. एंड एवरी AGM ऑल्सो इट विल बी केप्ट ओपन टू इंस्पेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, इफ इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज तुम बोलो ROC को, रजिस्ट्रार एंड इमीडिएट इंस्पेक्शन या सर्टिफाइड कॉपीज मिलेगा. अगेन नॉट एप्लीकेबल टू 100% गवर्नमेंट. ठीक है. लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर सेक्शन 172 इज जनरल पनिशमेंट, पेनल्टीज. ठीक है. सो इफ यू अंडरस्टैंड जनरल पनिशमेंट एग्जैक्टली है क्या, जनरल पनिशमेंट इज जिस भी सेक्शन की अपनी पेनल्टी नहीं थी उसके लिए 172 है. इफ यू लाइक हाँ ये एंसिलरी इसको मत सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम का है, बहुत स्कोरिंग हो सकता है. कैसे? इसमें लिखा है एनी सेक्शन फॉर विच देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइडेड 149 से लेकर 171 तक कैन बी पनिश्ड अंडर 172. और इसकी पेनल्टी बहुत ईजी है, 50,000 to 5 लाख, 10 एक्स्ट्रा. बस ऐसे याद रखो, 50,000 to 5 लाख, 10 एक्स्ट्रा. अब इट्स लाइक मैम इसको आप इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो? इसको मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रही हूँ. सी 149 से लेके 171 तक सिर्फ 6 ऐसे सेक्शन है विच हैव देयर ओन पेनल्टी. बाकी एवरीथिंग कैन गो अंडर 172. पेनल्टी ईजी है ही टू रिमेंबर इफ़ यू पुट एन एफर्ट टू रिमेंबर दीज 6. और 6 में से इफ़ यू अंडरस्टैंड आधी तुम्हें याद होंगी. देखो जब तुम पढ़ोगे 159 दिन की पेनल्टी 50,000 + 500 पर डे, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है. ठीक है. उसके बाद अगर तुम आगे बढ़ोगे, थोड़ा और सोचो तो यू विल कम डाउन टू हमें 165 की भी पता है, 5,000 पर डे, 5,000 पर डे की पेनल्टी है, ये भी हमें पता है. ठीक है. 2 कम हुई, 166 में भी पेनल्टी है, 167 में अभी पेनल्टी थी पता है,
इम्प्रिजनमेंट वो 1 ईयर वाली जो हमने कंपेयर किया प्रिवेंशन ऑपरेशन से, वो भी आपको पता है, 4 हो गई। उसके बाद बचती है एक 168 की, सॉरी 168 में वो पेनल्टी रेजिग्नेशन से रिलेटेड देयर इज नो पेनल्टी, 169 में देयर इज नो पेनल्टी। इफ यू अंडरस्टैंड, टोटल ना सिर्फ 6 पेनल्टी मिलेंगी अगर आप ढंग से ढूंढोगे तो, ठीक है। आई कैंट टेल यू कौन सी बिकॉज आई वांट यू टू फाइंड आउट कि 6 टैली होना चाहिए आपका। यू विल गेट 6 पेनल्टी, 6 सेक्शन जिसकी अपनी पेनल्टी है, उसको छोड़ के सब 172 है ना यार। तो इन ऑल अदर सेक्शंस यू कैन, इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स फ्रॉम 149 टिल 171, ठीक है, ऑलमोस्ट 22 to 23 सेक्शंस। 23 में से 6 सेक्शन निकाल दो, 22 में से 6 निकाल दो। इफ यू अंडरस्टैंड, सो मेनी सेक्शंस यार, सो मेनी सेक्शंस जिसमें तुम 172 की पेनल्टी लिख सकते हो, और पेनल्टी लिखने का 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है। तो अगर तुम इस 6 की मेहनत कर लो तो बाकी तो 172 जिंदाबाद। एंड इफ लाइक मैम पेनल्टीज कौन याद रखेगा, आई होप यू नो सेकंड चैप्टर में बहुत पेनल्टीज, उनको भी तो याद रखेंगे ही ना, सो इसकी भी रख लो 6। मेक सेंस? दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट चैप्टर। देयर इज दिस थिंग दैट आई ऑलवेज टेल पीपल, आप ना इस चैप्टर के एंड में ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे यू आर जस्ट सपोज टू सेंड योर नेम, योर ऑर्डर ID, सो दैट वील ऐड यू टू अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सारे अपडेट्स हुए, कोई अमेंडमेंट आया, या एग्जाम के एक दिन पहले हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी फ्रॉम, वो सब चीज़ों की अपडेट्स आएंगी। दिस नंबर इज ओनली फॉर व्हाट्सएप, ओनली फॉर व्हाट्सएप, ठीक है, एंड नॉट फॉर व्हाट्सएप कॉल्स। सो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड योर वील ऐड यू टू द ग्रुप, एंड उस ग्रुप पे आपको सारे अपडेट्स आ जाएंगे। आप अपने डाउट्स क्वेरी सब इसी पे पूछ सकते हो, बट उसके पहले आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा बाय गिविंग योर ऑर्डर ID, रिसीट नंबर कुछ ना कुछ तो होगा ना, वही दे देना। ओके, वट एवर यू हैव, योर रिसीट का फोटो या बिल का कुछ भी, सो दैट वी हैव अ प्रूफ कि तुम स्टूडेंट हो। इज दिस ओके? सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट चैप्टर। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये वाला चैप्टर चला था 172 तक। अब नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर विच इज पार्ट 2।